बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज देखेंगे। एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पेपर में। आपको 17 मार्क्स के एमसीक्यूज आने हैं पेपर में, तो एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। इनको आप अच्छी तरह जो ना वो हल करें, कंसेप्चुअल इनको समझें, इनको रटाना लगाएं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि आने वाले लेक्चर आपको बर वक्त मिलते रहें। एमसीक्यूज नंबर 2.1 है द एंगल एट विच डॉट प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट। कहता वो एंगल आपने बताना है जिसमें डॉट प्रोडक्ट और जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आपस में इक्वल हो जाए, यानी कि ए डॉट बी जो है ना, इनका आंसर इक्वल आना चाहिए ए क्रॉस बी के। ये किस एंगल पे होगा ये आपने बताना है। अब ए डॉट बी को आपने पढ़ा हुआ है, हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, और जो ए क्रॉस बी है इसको हम लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा। फिलहाल मैं इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। अब ये ए बी के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच गया cos थीटा इक्वल है साइन थीटा के। मजीद हम यहाँ पे cos के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई नहीं कर रही तो 1 कर रहा है, तो ये cos उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा ओवर cos थीटा। 1 ऐसे आ गया, साइन ओवर cos इक्वल होता है tan थीटा के। अब हमें चाहिए एंगल, तो थीटा इधर ले आए, tan इनवर्स 1 ये इक्वल आ गया थीटा के, तो tan इनवर्स 1 जो है ना, ये कैलकुलेटर पे आप लिखें शिफ्ट tan और आगे 1 लिखें तो इसका आंसर आएगा 45 डिग्री। यानी कि थीटा अगर 45 डिग्री आप लेते हैं, जो एंगल है 45 डिग्री लेते हैं, तो उस केस में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ये दोनों की जो मैग्नीट्यूड है ये आपस में इक्वल होगी, तो ऑप्शन बी हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 2.2 है द प्रोजेक्टाइल गेन्स इट्स मैक्सिमम हाइट एट एन एंगल ऑफ। कहता है जो प्रोजेक्टाइल है ये किस एंगल पे मैक्सिमम हाइट गेन करेगा, यानी कि मैक्सिमम हाइट इसकी किस एंगल पे होगी। अब देखिए सिंपल सी मैं अगर डायग्राम यहाँ पे बनाऊं तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अगर हमने किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करना और हम चाहते हैं वो ज्यादा हाइट पे जाए, तो हम हमेशा क्या करेंगे, उसको परपेंडिकुलर यानी कि एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर 90 के एंगल पे थ्रो करेंगे तो वो ज्यादा हाइट पे पहुंचेगा। तो इसलिए इसका जो आंसर है यहाँ पे वो 90 डिग्री आएगा। लेकिन मैं साथ इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर देता हूँ कि हाइट का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है एच इक्वल वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ये फार्मूला हमारे पास। अगर आप चाहते हैं हाइट मैक्सिमम हो तो आपके पास यहाँ पे जो साइन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू मैक्सिमम आनी चाहिए। यदि पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 होती है, और अगर आप यहाँ से थीटा निकालें तो साइन उधर जाके इनवर्स बन जाएगा, और साइन इनवर्स 1 अगर आप शिफ्ट साइन 1 लिखें तो इसका आंसर आएगा 90 डिग्री। तो अगर आप 90 डिग्री के एंगल पे किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे तो उसकी जो हाइट है वो हमेशा मैक्सिमम होगी, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 2.3 है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम इफ दे आर। कहता दो प्रोडक्ट का जो स्केलर प्रोडक्ट है ये मैक्सिमम होगा अगर उनके दरमियान में जो एंगल है वो कितना बनेगा, यानी कि दोनों वेक्टर आपस में कौन सा एंगल बनाएंगे। तो अब यहाँ पे हम स्केलर प्रोडक्ट लिख लेते हैं। स्केलर प्रोडक्ट बेसिकली डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम है, तो ए डॉट बी जो ना ये इक्वल आएगा ए बी कॉस थीटा के। तो आपने ये बताना है किस एंगल पे हमें ए डॉट बी की जो है ना वो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, तो वो डिपेंड करता है एंगल पे। तो कॉस थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू जो ना वो 1 नहीं होती है, और अगर आपने इसकी वैल्यू 1 निकालनी है तो थीटा इधर रहने दें, कॉस उधर जाके इनवर्स बन जाएगा। तो आप कैलकुलेटर पे लिखें शिफ्ट cos 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 0 डिग्री। cos 0 जो ना ये 1 होता है और साइन 91 होता है। ये 0 डिग्री के एंगल पे हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है इसका जो आंसर है जो इसकी वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी, और यहाँ पे ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पैरेलल वाला। क्योंकि पैरेलल वाले केस में दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, और सेम डायरेक्शन का मतलब है कि इनके दरमियान में एंगल बनेगा 0 डिग्री का। या ऑलरेडी हमने कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा हुआ है स्केलर या डॉट प्रोडक्ट की, आप वहां पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 2.4 है द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर टू एंगल्स विच आर म्यूचुअली। वो कहता है कि किन दो एंगल्स पे जो प्रोजेक्टाइल की रेंज है वो सेम होगी, इक्वल होगी, वो आपने एंगल बताने हैं। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि आपने दोनों एंगल का सम कर लेना, यानी कि थीटा 1 प्लस थीटा 2, और जिनका आंसर हमारे पास 90 आ जाएगा, जिन दो एंगल का सम 90 आएगा वही हमारे पास सेम रेंज देंगे, और इन एंगल्स को हम नाम देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल होते हैं जिनका सम जो ना वो 90 डिग्री होता है। इसके अलावा सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिनका सम 180 होता है।
तो यहाँ पे आप बताएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अगर दो एंगल्स का सम आप करें और उसका आंसर जो ना वो 90 डिग्री आए तो फिर उनकी रेंज हमेशा हमारे पास इक्वल होगी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। MCQ नंबर 2.5 है द एक्सेलरेशन एट द टॉप ऑफ अ ट्रजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज। वो कहता है कि जो ट्रजेक्टरी की टॉप होती है, ट्रजेक्टरी आपको पता है पाथ है प्रोजेक्टाइल जिसको फॉलो करता है, वो रास्ता है जिस रास्ते पे प्रोजेक्टाइल चलता है, तो उसके टॉप पे जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन आपने बताना है कितना होगा। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ ट्रजेक्टरी की। बेसिकली जो डायग्राम है हमारे पास किसी भी प्रोजेक्टाइल की वो कुछ यूं होती है। तो ये उसकी टॉप पे आपने बताना है, टॉप पे जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा। अब इस टॉप पे जो वर्टिकल वेलोसिटी है बेसिकली वो तो जीरो बन जाती है, वी वाई जो ना हमारे पास जीरो आ जाएगी, क्योंकि ऊपर जाते हुए वेलोसिटी कम होती है और कम होते होते मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है। लेकिन एक्सेलरेशन सारी फ्लाइट के दौरान चाहे बॉडी ऊपर को जा रही है या नीचे को आ रही है, इसका एक्सेलरेशन जो वर्टिकल एक्सेलरेशन होता है वो होता है हमारे पास जी। और जी जो है ना ये कांस्टेंट वैल्यू के साथ आता है, यानी कि जी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसलिए टॉप पे जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा हमारे पास जी के इक्वल होगा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल यानी कि ज़मीन के ऊपर, तो फिर जो एक्सेलरेशन हम यूज़ करेंगे वो ए वाला करेंगे। लेकिन अगर हम ज़मीन से ऊपर की बात करते हैं कि ज़मीन से कोई चीज़ ऊपर जा रही है या फिर नीचे आ रही है, फिर हम ए की जगह जी का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 2.6 है SI यूनिट ऑफ इम्पल्स इज। इम्पल्स का SI यूनिट क्या होता है? तो इम्पल्स का हमने फार्मूला पढ़ा है, I इक्वल है F इंटू टी के। F फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और टाइम का सेकंड होता है। तो SI यूनिट इसका आ जाएगा न्यूटन सेकंड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके अलावा इसका एक और भी यूनिट है हमारे पास, वो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, लेकिन SI यूनिट जो ना वो न्यूटन सेकंड ही होगा। अगर ऑप्शन में किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है फिर भी आपने न्यूटन सेकंड को ही टिक करना है, क्योंकि आपने SI यूनिट बताना है। MCQ नंबर 2.7 है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है ना ये किसके इक्वल होता है? तो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है F इक्वल mvf माइनस mvi ओवर टी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है ना ये फोर्स के इक्वल होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। इसके अलावा अगर खाली आता है द चेंज इन मोमेंटम, तो फिर ये इम्पल्स के इक्वल होगा और वो हमारे पास I इक्वल mvf माइनस mvi होता है। तो अगर द रेट ऑफ चेंज यानी कि टाइम की बात करता है, रेट ऑफ चेंज की बात करता है, तो फिर हमारे पास फोर्स आएगी। अगर खाली चेंज इन मोमेंटम की बात करेगा तो फिर इम्पल्स आएगी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। MCQ नंबर 2.8 है द रॉकेट मूव्स अपवर्ड ड्यूरिंग इट्स जर्नी देन इट्स एक्सेलरेशन गोज ऑन। कहता है रॉकेट जब अपनी जर्नी यानी कि सफर के दौरान अपवर्ड मूव करता है तो इसका जो एक्सेलरेशन है उसके साथ क्या होगा? वो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, सेम रहेगा, या फिर यूनिफॉर्मली मूव करेगा यूनिफॉर्मली वेलोसिटी के साथ। तो हमने रॉकेट वाले केस में फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए इक्वल है mv ओवर कैपिटल M। कैपिटल M जो है ना ये रॉकेट का मैस है और ए जो है ना ये रॉकेट का एक्सेलरेशन है। ए का मैस के साथ इनवर्स रिलेशन है और हमने टॉपिक में डिटेल में पढ़ा था कि मैस रॉकेट का मुसलसल कम होता है, डिक्रीज होता है, तो एक्सेलरेशन मुसलसल इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 2.9 है इलास्टिकुलेशन इन्वॉल्व्स। इलास्टिकुलेशन में क्या कुछ इन्वॉल्व होता है या क्या कुछ उसमें होता है? तो हमने पढ़ा हुआ है इलास्टिकुलेशन हमारे पास ऐसी कुलेशन होती है जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है, इसके अलावा जो मोमेंटम है वो भी कंजर्व होता है। पी का मतलब यहाँ पे मोमेंटम है। हम कहेंगे इलास्टिकुलेशन ऐसी कुलेशन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी ना तो हम गेन कर सकते हैं ना ही हम इसको लॉस कर सकते हैं, यानी कि ये टोटल जो है ना ये कांस्टेंट रहेगी। इसलिए ऑप्शन ए में है लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस भी नहीं हमें होता, गेन भी नहीं होता। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, नो गेन नो लॉस ऑफ एनर्जी। ना तो हमारी एनर्जी कम होगी ना ही हमारी एनर्जी जो ना वो ज्यादा होगी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये MCQ से चैप्टर नंबर 2 के। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज।